हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, तो कोई भी फैक्टर जो किसी भी इकोसिस्टम में पोटेंशियल ग्रोथ को कम करे उसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें से जो कुछ फैक्टर है वो एक एनिमल में डेवलपमेंट को रोकते हैं तो दूसरे इसे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब किसी एरिया में एक इन्वायरमेंटल फैक्टर अधिकतम टॉलरेंस मतलब कि अधिकतम सहनशीलता से अधिक और न्यूनतम टॉलरेंस सीमा से कम हो जाता है तो वे फैक्टर जो है वो लिमिटिंग हो जाता है। तो वे फैक्टर जो एक एनिमल की टॉलरेंस को कम या फिर अधिक करते हैं या फिर रोकते हैं उसे हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो लिमिटिंग फैक्टर के 3 लॉ दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट है लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, सेकेंड है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और थर्ड है सेल्फोर्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम मतलब कि लिबिक का न्यूनतम का नियम। ठीक है, तो जर्मन साइंटिस्ट जुस्टन वॉन लिबिक ने ये जो लॉ है वो 1840 में दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट वो ग्रो करता है। ठीक है, तो वो ग्रो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो लिविंग ने जो मिनरल्स का प्लांट ग्रो से रिलेशनशिप को बताया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लांट की ग्रोथ जो है वो उन मिनरल्स पर डिपेंड करती हैं जो कम से कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा किसी प्लांट के ग्रो के लिए कोई भी मिनरल्स तो वो प्लांट के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसी को लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है। उसके बाद है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ब्लैकमैन ने ये लॉ जो है वो 1905 में दिया था। उसके अकॉर्डिंग जो अपने लोवेस्ट वैल्यू के सबसे नज़दीक फैक्टर है उसे लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक प्लांट्स है, अब उस प्लांट को ग्रो करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिल रही है और पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में जितना अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगा। ठीक है, और उतना ही ग्लूकोज मिलेगा उसको। ठीक है, लेकिन उस प्लांट को वाटर नहीं मिल पा रहा है। अब उसे वाटर ही नहीं मिल पा रहा है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी। ठीक है, चाहे उसके पास कितना भी सनलाइट उसमें कितना भी सनलाइट पड़ रहा हो या फिर कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, जब तक उसके पास वाटर नहीं होगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, अगर उसको वाटर दे दिया जाए तो उसमें प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि यहाँ पे जो वाटर है वो प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में वाटर नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो प्लांट के लिए यहाँ पे वाटर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर्स है। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो प्लांट को जो है वो पर्याप्त मात्रा में अब सनलाइट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है और वाटर भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जब तक कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाया नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो प्लांट के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ब्लैकमैन ने कहा कि जो अपने लोवेस्ट वैल्यू के सबसे नज़दीक फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है। उसके बाद थर्ड लॉ है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस मतलब कि सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम। ठीक है, तो वी सेल्फोर्ड ने ये जो लॉ है वो 1913 में दिया था। सेल्फोर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी तत्व की अधिकता भी एनिमल के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। ठीक है, मतलब कि लिबिक ने कहा था कि कोई भी तत्व की कम मात्रा जो है वो लिमिटिंग फैक्टर का वर्क करती है। ठीक है, लेकिन बाद में सेल्फोर्ड ने यह बताया कि
एक आवश्यक पदार्थ का अधिक मात्रा में होना भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि उसका कम मात्रा में होना। ठीक है, तो सेल्फोर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस के लिए कुछ थ्योरी दी है, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी है टॉलरेंस कैपेसिटी, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, थर्ड है रेंज ऑफ टॉलरेंस और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव पीरियड एज ए क्रिटिकल फेज। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टॉलरेंस कैपेसिटी, सहनशीलता की क्षमता। ठीक है, तो सभी एनिमल्स की टॉलरेंस कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है। किसी एनिमल के लिए टॉलरेंस कैपेसिटी एक फैक्टर के लिए अधिक और दूसरे फैक्टर के लिए बहुत कम हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे एक साइड है, एक साइड किसी स्पीसीज की परफॉर्मेंस है। ठीक है, कि किस तरह से एक स्पीसीज जो है वो परफॉर्म करेगी, और एक तरफ किस तरह से उसका इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, वो दिया गया है। तो मान लो कोई स्पीसीज है, वो न ज़्यादा यहाँ पे न ज़्यादा वो टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाई है और न ज़्यादा ठंड को। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, उसकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो भी बढ़ते जाती है। ठीक है, अब फिर अगर टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी फिर से कम होने लगती है। ठीक है, तो एक स्पीसीज की अबंडेंस उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अब जिन एनिमल की टॉलरेंस अधिक होती है वे ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं, लेकिन जिसकी कम होती है वे छोटे से एरिया में फैले रहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है रेंज ऑफ टॉलरेंस। जब किसी एक स्पीसीज के लिए कोई एक इन्वायरमेंटल फैक्टर अनुकूल ना हो तो दूसरे फैक्टर के लिए भी रेंज ऑफ टॉलरेंस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, फोर्थ है रिप्रोडक्टिव पीरियड इज क्रिटिकल फेज। तो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जब लिमिटिंग फैक्टर के रूप में वर्क करता है तब रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो एक क्रिटिकल पीरियड होता है। मतलब कि एक एम्ब्रियो या फिर लार्वा के लिए रेंज ऑफ टॉलरेंस जो है वो एडल्ट एनिमल की तुलना में ज़्यादा सीमित होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो पेट्रोमाजोन का जो एमोसिड लार्वा है वो समुद्र के खारे पानी को सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी कारण जो पेट्रोमाजोन है वो रिप्रोडक्टिव सीजन में समुद्र से नदियों की ओर माइग्रेट करते हैं। मतलब कि वो जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है उस टाइम वो समुद्र से नदियों में चला जाता है। ठीक है, जबकि जो एडल्ट पेट्रोमेजॉन है वो समुद्र के खारे पानी को सहन कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो समुद्र का खारा पानी है वो जो पेट्रोमेजॉन है उसके लार्वा के लिए लिमिटिंग फैक्टर का वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कुछ इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है, उसमें से फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है लाइट, थर्ड है वाटर और फोर्थ है एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो एनिमल के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अच्छी प्रकार से डेवलप होते हैं। कुछ एनिमल जो है वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्लांट है, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक है, और अगर उससे कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ तो भी वो अच्छा नहीं है। तो टेम्परेचर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। उसकी कम मात्रा होना उतना ही हार्मफुल है जितना कि उसका अधिक मात्रा में होना। ठीक है, उसके बाद सेकंड है लाइट। तो इकोसिस्टम में जो सन है वो लाइट और एनर्जी का मेन सोर्स है। जितनी लाइट मिलेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। तेज लाइट में यह प्रोसेस जो है वो तेजी से और कम कम लाइट में ये धीमी गति से होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइट कर दो तो एक लेवल तक ही लाइट आएगा। मतलब कि एक टाइम आएगा
जब लाइट से सैचुरेशन होगा, लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट जो है वो बहुत कम ही लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है। अगर प्लांट के लिए लाइट तभी लिमिटिंग फैक्टर होगा जब एक घने जंगल में नीचे एक छोटा सा पौधा उग रहा है और बड़े प्लांट होने की वजह से उसे लाइट नहीं मिल पा रही है, ठीक है। या फिर अगर प्लांट को किसी कमरे में रख दिया जाए तब उसके लिए लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होगा। उसके बाद थर्ड है वाटर। तो वाटर जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्वेटिक मीडियम में इसकी बात करें, ठीक है, तो एक्वेटिक मीडियम में इसकी मात्रा कम हो जाने पर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एटमॉस्फेयर में लगभग 21% तक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है, मतलब कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में 0.04% होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो उच्च श्रेणी के प्लांट्स हैं उसके लिए ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है।